हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आपको सेल्स ऑफिसर बनना है या फिर सेल्स ऑफिसर से नेक्स्ट लेवल एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव से ऊपर जाना है, सेल्स मैनेजर बनना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं एफएमसीजी में वो पता होना चाहिए, फिर सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वो पता होना चाहिए। तो वो ऐसी क्या क्या चीजें हैं और कैसे तैयारी करनी है उनकी, वो हम इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, उनके कैसे आंसर करना है आंसर भी कवर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो बहुत लेंदी होने वाली है क्योंकि मैंने 25 से 30 क्वेश्चन इसमें डाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन पे हमने डेप्थ में घुस के आंसर किया है, तो प्लीज इसको एंड तक देखिएगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको हायरार्की बताना चाहता हूं सेल्स की। सबसे पहले होता है रीजनल हेड, इसके ऊपर होगा वीपी। वीपी हो गया नेशनल सेल्स हेड कह सकते हैं। रीजनल हेड हो गया जैसे नॉर्थ रीजन का कोई हेड हो गया। उसके अंडर आता है रीजनल सेल्स मैनेजर, जैसे कोई पर्टिकुलर 2 स्टेट्स का कोई रीजनल सेल्स मैनेजर बन गया। एरिया सेल्स मैनेजर कोई पर्टिकुलर स्टेट का हो सकता है या फिर कोई कैटेगरी का सेल्स मैनेजर हो सकता है। उसके अंडर आता है सेल्स ऑफिसर। फिर आते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, टीएसओज, एसईज, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो वीडियो है ना, ये इस क्लस्टर के लिए है। आपको अगर सेल्स ऑफिसर की तैयारी करनी है इंटरव्यू के लिए, या फिर एससी की, टीएससी, एसआर, और अगर आपको यहां से एएसएम में जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मैं फोकस करता हूं वो है 3A अप्रोच। 3A's क्या होते हैं? अवेयरनेस, अबिलिटी एंड एटीट्यूड। अवेयरनेस क्या होता है? नॉलेज। अगर आप कोई भी जॉब के लिए जाते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेरिटरी में एफएमसीजी कंपनी की आपको टेरिटरी दे दी जाती है, तो आपको करना क्या है? कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, क्या रिटेलर होता है, उनका नेटवर्क क्या होता है, मार्केट क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कौन से प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब नॉलेज हो गई। ठीक है। फिर आता है अबिलिटी, स्किल सेट। आपके अंदर नेगोशिएशन पावर है, अपसेलिंग है कि अगर आप रिटेल आउटलेट पे जा रहे हैं, आपने रिटेलर ने बोला कि मुझे ये आर्टिकल दे दो, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको अपसेल कर सकते हो कि नहीं। आप पीजेपी जो बनाते हो उसको एफिशिएंटली प्लान कर सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिटेलर के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, या टीम हैंडलिंग। अगर आप सेल्स ऑफिसर हैं तो आप टीएसआर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को भी हैंडल करोगे, तो टीम हैंडलिंग एबिलिटी है आपके अंदर की नहीं। फिर आता है एटीट्यूड। यार अगर आप सेल्स में हैं तो आप टारगेट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, नेटवर्क करना आना चाहिए। फिर नेवर से नो एटीट्यूड। जरूरी नहीं है कि यार मुश्किल हो तो फिर होगा ही नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, हम बस ट्राई करेंगे ना तब भी हो सकता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और आप विजनरी होने चाहिए कि हाँ यार, मुझे अगर आज मैं सुबह जा रहा हूँ, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मुझे 1 लाख की तो सेल करनी ही है पूरे दिन। तो अगर 4 बजे भी आपका 50,000 हुआ, 50,000 रह गया, आप 2 घंटे में किसी भी तरह कोशिश करके करोगे। अगर आपने वो एटीट्यूड रखा है तो आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे। तो ये जो 3 A's है ना, अवेयरनेस, अबिलिटी एंड एटीट्यूड, अगर आपने इन 3 चीजों को फोकस कर लिया तो आप कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हो। इस वीडियो में मैं खाली अवेयरनेस की बात करूंगा कि कैसे नॉलेज आप अपनी बढ़ाओ एफएमसीजी में। फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अबिलिटी और एटीट्यूड पे होगी। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अवेयरनेस में नॉलेज। ऑलराइट। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर फ्रेमवर्क के बारे में। इसमें क्या होता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट फ्रेमवर्क करता है काम। ठीक है। डिजाइनिंग द प्लान्स टू अचीव हाई डीबी टर्नओवर। आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाओगे जिससे डिस्ट्रीब्यूटर का टर्नओवर बढ़े? वो 20 लाख का महीने का धंधा कर रहा है, आप 20 से 30 पे कैसे लेके जाओगे? कैसे मार्केट को स्ट्रेटेजाइज करोगे? कैसे रिटेल आउटलेट उसका जो चैनल है उसको बढ़ाओगे? हो सकता है वो 100 रिटेल आउटलेट पे जाता हो, 100 से 150 या 200 कैसे करा जाए? कोई पर्टिकुलर एरिया हो सकता है जहां पर विजिबिलिटी हो ही ना, वहां पर आपका माल जाता ही ना हो, तो उनको कैसे टारगेट किया जाए? तो ये पूरी स्ट्रेटेजी होते हैं, वो फ्रेमवर्क जो होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर होता है गाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अचीविंग बेटर आरओआई। यार आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ काम क्यों करेगा? काम तभी करेगा जब आरओआई हेल्दी होगी।
20, 25, 30% के करीब अगर ROI आ रही है तो बहुत अच्छी कहलाई जाती है। अगर आपकी वो 5 से 6, 7% आएगी तो वो काम नहीं करना चाहेगा, या करेगा तो उसका मन नहीं लगेगा करने में। तो ये चीजें हम डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड आता है सेल्स डिलीवरी। सेल्स डिलीवरी में क्या होता है? प्लानिंग एंड डिलीवरिंग एनुअल ऑपरेटिंग प्लान, AOP। साल से पहले, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है तो उससे पहले AOP प्लानिंग हो जाती है मंथ वाइज, की पूरे साल में मेरा 50 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए इस टेरिटरी से, या 100 करोड़ का होना चाहिए। फिर उसको फर्दर ब्रेकअप होता है मंथली, क्वार्टरली सेल्स में। करेक्ट? तो ये प्लानिंग आपको आनी चाहिए। फिर आनी चाहिए प्लानिंग कैटेगरी वाइज सेल्स, टारगेट एंड अचीवमेंट। ठीक है, तो अगर आपको टारगेट दिए गए हैं प्राइमरी सेल्स के, सेकेंडरी सेल्स के, तो वो कैसे अचीव किए जाएंगे, वो भी कैटेगरी वाइज। ग्रोथ वाइज, अगर आपने लास्ट ईयर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में 10 करोड़ का सेल किया है, तो वो अगर आपकी कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को 20% से करना है, तो 10 का 12 करोड़ तो होना ही चाहिए। तो वो चीजें हैं जो आपको सेल्स डिलीवरी में आनी चाहिए। फिर आता है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। आप अपनी मार्केट को कितना समझते हैं? आपकी जो टेरिटरी है, कोई भी सिटी ले लो, उसकी उसमें कितने सारे आउटलेट्स हैं, उसमें से कितने आउटलेट ऐसे क्लास ए हैं, क्लास बी हैं, क्लास सी हैं, क्या पोटेंशियल है उस मार्केट का। ठीक है, आपको उस मार्केट में कैटेगरी वाइज टॉप 5 to 10 रिटेल आउटलेट्स पता होने चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि यार आप इस टेरिटरी में बताओ मुझे 5 से 10 आउटलेट जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं ना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये आपको बहुत जरूरी है। फिर आते हैं कैटेगरी या प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी में जैसे HUL में हो, तो आपको HUL के सारे प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, जिस जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, तो उसकी कैटेगरी की नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके फीचर्स क्या हैं जिसके बेसिस पे आप सेल करोगे। रिटेलर को एक्सप्लेन भी करना होगा ना कि आप इस प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, ये स्कीम है, वो है। और उसकी प्राइसिंग, जो रिटेलर लैंडिंग प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस है, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो मार्जिन होते हैं कैसे होते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम आ रही है या रिटेलर स्कीम आ रही है तो उसको कैलकुलेट करके समझाओ कि कितने क्वांटिटी पे कितना परसेंट है। तो ये सब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, ये सब हमारी प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग में आती है। और एक फाइनली कैपेबिलिटी बिल्डिंग। आज के टाइम पे ना डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डेटा के थ्रू एनालाइज कर लो कि हमें करना क्या है, तो सेल्स बहुत बढ़ सकती है। तो जनरेटिंग इनसाइट्स फ्रॉम द मार्केट, आप अगर मार्केट में देखो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसकी विजिबिलिटी कैसी है, ब्रांडिंग हो रही है नहीं हो रही है। अगर ब्रांडिंग हो रही है तो आप वैसे टाइप के इनपुट्स अपनी कंपनी में दो कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। ठीक है, साथ में SFA ऑटोमेशन, जिसके थ्रू आपको TC, PC, इको, ये सारी चीजें पता चलती हैं। यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड SFA, DMS का जो डेटा है उसको एनालाइज कैसे करते हैं, तो उसके थ्रू बहुत सारे इनसाइट्स जनरेट हो सकते हैं। साथ के साथ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। अपॉर्चुनिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आपका कोई एरिया है जो वेकेंट है, तो उस वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, कोई कैटेगरी है जिसमें आप डी ग्रो कर रहे हो, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि यार डी ग्रो हो रहा है, हम उसको ग्रो करेंगे तो सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट्स है ना, हम इनके बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, उसके साथ में आंसर करेंगे। तो चलिए आइए। तो अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, हाउ विल यू अपॉइंट अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाट शुड बी द की क्राइटेरिया व्हाइल सिलेक्टिंग। तो सबसे पहले हमें न्यू डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए क्यों? हमारा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, राजकोट। राजकोट की पॉपुलेशन है 30 lakhs। 30 lakhs की पॉपुलेशन है, कंपनी का नॉर्म है 30 lakhs के हिसाब से 50 लाख का धंधा होना चाहिए मंथली। करंटली एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो 20 lakhs का बिजनेस करता है। ठीक है, तो कंपनी के नॉर्म के हिसाब से 50 lakhs होना चाहिए, तो बैलेंस कितना रहा? 30 lakhs। तो उस 30 lakhs को केटर करने के लिए हमें नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनाना है, 30 lakhs का जो गैप है उसके लिए। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, तो वो अपॉइंट किस बेसिस पे करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होने चाहिए। ठीक है, वो क्राइटेरिया है 3 आईज। 3 आईज क्या है? इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वॉल्वमेंट। ये 3 आई अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर में है प्रेजेंट और अच्छे परसेंटेज पे हैं, तो वो उसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या है? कि अगर उसके पास पैसा है, आपको अगर 30 lakhs का बिजनेस कराना है उससे मंथली, तो उसके पास 70-80 लाख होना चाहिए, जिससे अगर आप वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका गुड्स रखे तो वो काम आ जाए।
ठीक है, साथ में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उसके पास स्पेस ही नहीं है तो आपका गुड्स रख ही नहीं पाएगा, गुड्स नहीं रख पाएगा तो रिटेलर की जो डिमांड होगी उसके बेसिस पे फास्ट डिलीवरी नहीं हो पाएगी, और अगर फास्ट डिलीवरी नहीं होगी तो सेल्स ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी ही होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इन्वॉल्वमेंट, अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो चाहे वो कितना भी पैसा हो, कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजनेस एक कुछ हद तक स्केल अप होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। तो इन्वॉल्वमेंट, उसका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। अगर वो चाहता है कि हाँ यार मेरे पास पैसा भी है, जगह भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, मुझे बहुत अच्छा करना है, तो बहुत अच्छा वो सिलेक्शन क्राइटेरिया बन जाता है। तो ये 3 आईज हैं जो हमें कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाउ विल यू मेंटेन द रिलेशनशिप विद द डिस्ट्रीब्यूटर। यार आप अगर सेल्स ऑफिसर हो तो आपका जो रिलेशनशिप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके साथ अगर अच्छे टर्म्स में रखते हो ना, तो वो आपकी वजह से ना सेल थोड़ी बढ़ा भी सकता है। अगर मंथ एंड में आपको 10 लाख की जरूरत है, आप डिस्ट्रीब्यूटर को बोलो यार मुझे 10 लाख चाहिए, मेरा टारगेट हो जाएगा। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो वो आपके लिए 10 लाख करेगा, नहीं है अच्छी रिलेशनशिप तो 10 लाख नहीं करेगा वो। तो ये मेंटेन कैसे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ना कुछ वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है। उसको ना आपसे फायदा होना चाहिए, ये नहीं बस अच्छी मीठी बातें कर ली, ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे ना लॉन्ग टर्म नहीं होगा। हो सकता है वो आपकी बातों में आ जाए एक दो बार, लेकिन वो तीसरी बार नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है कि ट्रस्ट, वो आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। डू वॉट यू से, जो आपने बोला है वही करो। ठीक है ना, तो उसको भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार ये मेरा जो सेल्स ऑफिसर है ना, जो बोलता है वो करता है। ठीक है, हेल्प हिम अचीव द कंपनी टारगेट्स। कंपनी ने कोई टारगेट दिया है, जो 30 लाख की बात करिए, अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी हेल्प करो कि 30 लैक्स वो अचीव कर पाए। ज्यादा से ज्यादा जो उसका स्टॉक है ना मार्केट में पुश करो, कोई डेड स्टॉक ना हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम ट्रांसपेरेंसी, कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम दिलाती है तो उसको समझाओ कि वो स्कीम क्या है। समझाने के बाद उसको सच बताओ कि हाँ यार आप इतने क्वांटिटी परचेज करोगे तो इतना परसेंट मिलेगा, इतना करोगे तो इतना मिलेगा। उसको इन सब चीजों में हेल्प करो, गाइड करो। हेल्प इन ऑल द क्रेडिट नोट्स, कोई भी डेड स्टॉक है जो बहुत पुराना है या फिर एक्सपायर्ड हो चुका है या डिफेक्टिव पीस है, तो उनकी क्रेडिट नोट्स कंपनी से जल्दी दिलवाओ, जिससे कि उसके जो फंड्स हैं वो रुके नहीं। हेल्प देम गेट द पेमेंट फ्रॉम द रिटेलर्स, जो आउटस्टैंडिंग होती है रिटेलर की उनमें हेल्प करो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से ना आपके साथ वो एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड आता है। ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हाउ विल यू मेंटेन रिलेशनशिप विद द रिटेलर। ये सारे जो इंटरव्यूज है ना ये क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप उनको समझाओ कि हाँ मैं ऐसे करता हूँ, मैं इस कंपनी में अपने रिटेलर के साथ ऐसे मेंटेन करता हूँ रिलेशनशिप। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑनेस्टी आती है, कैन डू एटीट्यूड। आप बोलो कि आई हैव अ कैन डू एटीट्यूड, आई कैन डू वट एवर इज रिक्वायर्ड टू गिव द सेल्स। आई हैव अ पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव आउटलुक। मैं रिटेलर्स को गाइड करता हूँ विद लेटेस्ट ट्रेंड्स। आई एक्सप्लेन देम जीएसटी टैक्सेस कैसे होते हैं, कोई नया प्रोडक्ट आया उसकी प्राइसिंग अलग है तो उसको कैसे ब्रेकअप होगा, रिटेलर लैंडिंग प्राइस उसको कितने का पड़ेगा, मैं उसको समझाता हूँ। कोई भी स्कीम आती है बाय वन गेट वन, तो उसको कितने परसेंट की पड़ेगी वो मैं समझाता हूँ। तो ये सब मुझे आता है, तो वो इंटरव्यूअर है ना वो समझ जाएगा कि हाँ यार ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल सेल्स ऑफिसर है, ये रिटेलर को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। When you visit the retail outlet, the retailer should feel value addition from you। ठीक है, अगर आप विजिट कर रहे हो ना तो आप रिटेलर को लगना चाहिए कि हाँ यार इसके आने से फायदा हो रहा है, बाकी ये ना सोचे कि यार ये आ गया फिर टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है ना। हेल्प हिम गेट द हीरो आर्टिकल्स, कोई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मार्केट में बहुत डिमांड है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आ नहीं पा रहे हैं, तो एक तरह से पुश करो कि किसी भी तरह कंपनी से बिल हो जाए डिस्ट्रीब्यूटर के पास और डिस्ट्रीब्यूटर से उन रिटेलर्स के पास पहुंच जाए। तो एक वो ट्रस्ट डेवलप होगा आपसे और अच्छी तरह बात करेगा। ठीक है ना।
Company wants to have an average business of 50 lakhs from a distributor, but this distributor does a business of 25 lakhs in January, 70 lakhs in February, 30 lakhs in March and 75 lakhs in April. तो ये मंथली ऑन एन एवरेज 50 lakhs कर रहा है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, तो लेकिन ये आपके हिसाब से सही है गलत है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटर? कभी कम कभी ज्यादा, एवरेज 50 कर रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है. तो ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस और नो? सी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर इंपॉर्टेंट. बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंसी होना. ठीक है, इफ डिस्ट्रीब्यूटर इज अनेबल टू अचीव द फिगर्स इन कपल ऑफ मंथ्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स देन इट इज फाइन. अगर एक दो महीने की बात है तो ठीक है, कभी कभी हो सकता है कोई इशू आ गया, घर पे इशू आ गया, पर्सनल इशू है या कैसे भी कोई मार्केट का इशू है, सो ही माइट नॉट बी एबल टू अचीव दोज टारगेट्स, बट इट शुड नॉट बी अ रेगुलर एक्टिविटी. फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए ऐसा. ठीक है, क्वार्टरली कैलकुलेट करो उसकी आरओआई. जो डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको आप क्वार्टरली हर 3 महीने में कैलकुलेट करो. आप देखो कि उसकी आरओआई कितनी आ रही है, 10% आ रही है, 20% आ रही है, 5% आ रही है. अगर ये कम आ रही है तो ये बहुत गलत है. एक ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट हैप्पी और ही इज नॉट सेलिंग इन गुड क्वांटिटी, या फिर गलत मार्जिन में बेच रहा है. कुछ तो गलत है अगर आरओआई हेल्दी नहीं है तो हमें ये चीजें देखनी है जिससे कि वो अलाइन होए. आरओआई बढ़ेगा तो वो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और वो कंसिस्टेंट हो जाएगा. ऑलराइट. व्हाट इफ द डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट डिलीवर द ऑर्डर्स यू रिसीव फ्रॉम द रिटेलर्स? आपने रिटेलर से कुछ ऑर्डर लिए, ठीक है, पर डिस्ट्रीब्यूटर ने वो ऑर्डर्स रिटेलर को डिलीवर नहीं करे, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप ये चेक करोगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो आर्टिकल्स हैं या नहीं इन्वेंट्री में. अगर इन्वेंट्री में आर्टिकल ही नहीं है तो वो भेजेगा कैसे रिटेलर को? सेकेंडली, उसकी रिटेलर की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करो. हो सकता है रिटेलर की आउटस्टैंडिंग इतनी ज्यादा है कि डिस्ट्रीब्यूटर उसको माल देना ही नहीं चाहता हो. ठीक है ना? अगर ये दोनों पॉइंट सही हैं, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री सही है और आर्टिकल्स अगर इन्वेंट्री में हैं, फिर तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोऑर्डिनेट करो और डिलीवर करो रिटेलर को. ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूटर को बोलो कि ये आर्टिकल्स चाहिए मुझे इस रिटेलर के लिए, और रिटेलर अगर अच्छा है, क्लास ए क्लास बी में आता है, तो तुरंत उसको भेजो. और व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स एंड ऑर्डर बुकिंग सेल्स? एज डिस्कस दिस प्रीवियसली, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है. प्राइमरी सेल्स होती है सेल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू अ डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट. ये फर्स्ट सेल्स है, मतलब आप जो बिलिंग कर रहे हो एट डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की, यार इस कंपनी की सेल इतनी होनी चाहिए, तो ये प्राइमरी सेल्स हो गई. सेकेंडरी सेल्स इज सेल्स फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर टू अ होलसेलर और रिटेलर. सेल्स ऑफिसर जो है, जो ऑर्डर लेके आता है, वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है. डिस्ट्रीब्यूटर जो बिल करता है ना रिटेलर को, वो सेकेंडरी सेल्स होती है. ऑर्डर बुकिंग सेल्स क्या होती है? जब सेल्स ऑफिसर मार्केट जा रहा है, ऑर्डर पंच इन कर रहा है कि इस रिटेलर को ये ऑर्डर चाहिए, एसएफए में डालता है ना वो ऑर्डर बुकिंग सेल्स होती है. ऑर्डर टेकन बाय द सेल्स ऑफिसर एट द रिटेल आउटलेट. तो ये तीन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आप एनालाइज करते हो डेटा को, देखते हो कि कहाँ आपकी सेल्स बढ़ रही है घट रही है, उसको आप बढ़ा सकते हो. What is the difference between build outlets and effective coverage outlets? ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं. कभी कभी इसको सेम भी ट्रीट किया जाता है. बिल्ड आउटलेट्स होते हैं आउटलेट्स दैट आर बिल्ड एटलीस्ट वंस इन अ गिवन ड्यूरेशन. ठीक है, अगर आप 3 महीने का डेटा देख रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च, तो अगर 3 महीने में अगर उसने एक बार भी बिल किया है तो वो बिल्ड आउटलेट होता है. ठीक है, वर्सेस इफेक्टिव कवरेज आउटलेट वो होता है आउटलेट दैट इज बिल्ट एटलीस्ट वंस इन अ गिवन मंथ. अगर आप मार्च में डेटा देख रहे हो 3 मंथ्स का, तो अगर उसने जनवरी फरवरी में बिल किया है लेकिन मार्च में बिल नहीं किया, तो वो उसका इको जीरो होगा. इको इज effective coverage outlets that are built at least once in that particular month. All right. How many SCs would be required to cover X routes in your territory? ये सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अगर मैन पावर हैंडलिंग करनी है तो आपको X रूट्स को कवर करने के लिए कितने सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कैलकुलेट किया है, समझाया है कि हाउ टू एस्टिमेट the manpower required to cover these amount of beats or these amount of fruits in your territory.
ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? हम ये देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीकली एंड बाई वीकली प्लानिंग। जो आपकी रूट विजिट्स होती हैं, बीट विजिट्स होती हैं, या तो वो वीकली होंगी, बाई वीकली होंगी। वीकली होती हैं कि वो हर हफ्ते, अगर मंडे को आप कोई पर्टिकुलर बीट कवर कर रहे हो तो वो हर मंडे को कवर करोगे। बाई वीकली होता है कि ऑल्टरनेट मंडेज हो गए, एक मंडे को छोड़ के। करेक्ट। लेट्स अज्यूम एफएमसीजी में जैसे क्या होता है, अगर आप एक बीट को कवर कर रहे हो सुबह से शाम तक, तो 40 आउटलेट्स कवर करने होते हैं आपको। तो इफ वी आर अज्यूमिंग 40 आउटलेट्स आर टू बी कवर्ड इन वन बीट एंड देयर आर 1000 आउटलेट्स इन दैट टेरिटरी, तो वी हैव टू कवर 40। तो नंबर ऑफ बीट्स कितने हो गए? 1000 डिवाइडेड बाय 40, दैट वुड बी 25। तो आपके बीट्स हो गए 25। तो उन 25 बीट को कवर करने के लिए तो कितने सेल्समैन चाहिए आपको? तो आंसर होगा, you'll need 4 to 5 सेल्समैन। एक सेल्समैन 6 बीट कवर करेगा एक महीने में, ठीक है, अगर वीकली है तो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर ये दिन एक एक बीट होगा, तो हर वीक 6 बीट्स होंगी। तो वो हर वीक वाली हर नेक्स्ट वीक को रिपीट होगी, तो 6 बीट्स होगी इन अ मंथ। तो ऐसे ही 4 सेल्समैन रिक्वायर्ड होंगे टू कवर 24 बीट्स। ठीक है, अगर 24 बीट्स कवर हुए, हमें 25 बीट्स कवर करनी है। एक बीट के लिए तो मैं एक और सेल्समैन नहीं लूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा कि एक कोई सेल्समैन में ही एक बीट ये ऐड कर दूंगा, जो वो बाई वीकली करके एक बीट ऐड हो जाएगी। तो वो 25 बीट्स को कवर करने के लिए मुझे चाहिए 4 सेल्समैन। ऑलराइट, तो ऐसे एस्टिमेट किया जा सकता है। How will you manage the inventory levels of the distributor? It's very important to manage the inventory level. डेड स्टॉक नहीं होना चाहिए एस्टिमेट के हिसाब से। जैसे कंपनी नॉर्म्स होते हैं कि अगर वो 10 लाख का बिजनेस कर रहा है तो अराउंड 20 lakhs का स्टॉक पड़ा होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ट्वाइस, 2x, मे बी 1.5x, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी। तो वो मैनेज कैसे करोगे? You have to help the distributor by selecting the right articles according to the market demand. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो माल बिकता ही नहीं है वही ज्यादा बिल कराते जा रहे हो, ठीक है। हेल्प इन क्लियरिंग द डेड स्टॉक। पुराना कोई स्टॉक है उसको जल्दी से निकालो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके मार्केट में डाल दो, जिससे कि क्या है ना, स्पेस भी बचेगी। गुडाउन स्पेस बचेगा तो और इन्वेंट्री आ पाएगी। कैटेगरी वाइज इन्वेंट्री प्लानिंग फॉर बेटर सप्लाई चेन। तो ये सब चीजें हैं। आप पता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा दोगे तो वो भी खुश होगा आपके साथ, और एक्स्ट्रा सेल भी मिलेगी फिर। ऑलराइट, हाउ विल यू अचीव प्राइमरी एंड सेकेंडरी टारगेट्स? जो आपके प्राइमरी टारगेट्स होंगे, सेकेंडरी टारगेट्स होंगे, अचीव कैसे करोगे? सबसे पहली बात, जो आपकी प्राइमरी सेल्स है ना, वो सेकेंडरी सेल्स पे डिपेंडेंट होती है। सेकेंडरी सेल्स नहीं होगी तो प्राइमरी सेल्स भी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्योंकि क्या होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा कि यार रिटेलर से माल का रिक्वायरमेंट ही नहीं आ रही है, सेकेंडरी सेल्स ही नहीं हो रही है, मैं प्राइमरी सेल्स कैसे करूं, स्टॉक कितना रखूं मैं अपने गोडाउन में, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्राइमरी सेल्स को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी सेल्स बढ़ानी है। और क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक। अगर फॉर एग्जांपल आज मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास खड़ा हूं, उसका स्टॉक बहुत ज्यादा है, स्टॉक उसमें गोडाउन में, और मैं कहता हूं कि यार 5 लाख की बिलिंग करा दो आज, तो वो क्यों कराएगा? स्टॉक कितना पड़ा है। जो उसका स्टॉक है ना उसको कम कराओ, तो वो 5 लाख का भी बिजनेस करेगा। और राइट, और कैश फ्लो, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है रिटेलर से वो भी अगर फ्लो होते रहेगी तो वो और ज्यादा बिलिंग कराएगा। तो ये सारे फैक्टर्स है ना, प्राइमरी सेल्स पे इंपैक्ट करते हैं। और अगर हमें सेकेंडरी सेल बढ़ानी है तो हमें फोकस करना होगा लाइन पर सेल्स कॉल, प्रोडक्टिव कॉल, एवरेज बिलिंग वैल्यू। ये सब जो पॉइंट्स है ना, जो एसएफए के थ्रू निकलते हैं, हमें इस पे फोकस करना है। अगर कोई रिटेल आउटलेट से हमारे पास 10,000 का बिल आ रहा है, तो उसको कोशिश करो 10,000 की जगह 15,000 की बिलिंग हो जाए, ठीक है। अगर कोई बीट को आप कवर कर रहे हो, प्रोडक्टिव कॉल्स आपके 10 हो रहे हैं, कोशिश करो 10 की जगह 15 हो, तो वो एक्स्ट्रा सेल आएगी। तो हमारी सेकेंडरी सेल्स ऐसे इंप्रूव होगी। सेकेंडरी सेल्स इंप्रूव हो जाएगी तो प्राइमरी सेल्स भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें टारगेट्स को अचीव करना होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ योर मैनेजर आस्क you to plan the targets category wise for your territory, how will you plan? तो इसका आंसर सिंपल होगा। पहले तो हमें मार्केट पोटेंशियल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे मार्केट है उसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है। हमने मार्केट का पोटेंशियल एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारा मार्केट शेयर क्या है, हमारी कंपनी का उस टेरिटरी में मार्केट शेयर कितना है। 10% है, 5% है, 15% है, ये भी एस्टिमेट कर लिया। उसके बाद हमें हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रेट करना है कि हम पिछले 3-4 साल से क्या सेल कर रहे हैं, कितना परसेंटेज ग्रोथ कर रहे हैं। अगर मैं 10% से ग्रो कर रहा हूँ हर महीने या हर साल 10% से ग्रो कर रहा हूँ, मैं 50% से ग्रोथ नहीं दिखा सकता अपने टारगेट प्लानिंग में।
वो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, राइट? सो वी हैव टू बी रियली लॉजिकल while planning the targets. टारगेट शुड बी अलाइन टू द कंपनीज गोल्स एंड एस्पिरेशंस। कंपनी कह रही है कि यार हम बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड्स कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे एम्बेसडर्स भी ले लिए हैं, हमारी जो टारगेट है वो है 20% से हमें ग्रो करना है नेक्स्ट ईयर। तो आपकी जो प्लानिंग है ना 20% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 20% से कम रखते हो तो मतलब सिंपल है कि आप कंपनी के अगेंस्ट जा रहे हो। अगर 20% कंपनी की प्लानिंग है तो आपको 20% से ऊपर रखना ही है, और अगर आपकी टेरिटरी 30% से ग्रो करी है तो 30 से ऊपर करना ही है। सो इट इज ऑलवेज अबाउट विच एवर इज हायर, कंपनीज एस्पिरेशंस एंड योर टेरिटरीज ग्रोथ परसेंटेज, जो भी ज्यादा है उसमें से वो आपका टारगेट प्लानिंग में आना चाहिए। ऑलराइट, अब हम आते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। इज डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट इंपॉर्टेंट? हम प्राइमरी सेल्स टारगेट करते हैं, सेकेंडरी सेल्स टारगेट को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट वैसे होता क्या है और उसको करना ही नहीं करना? सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स टारगेट करते हैं, साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट्स भी हमें करने होते हैं प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये होता क्या है कि आप कहते हो कि यू प्लान हाउ मेनी आउटलेट शुड यू टारगेट। आपके ब्रांड्स कौन कौन से आउटलेट पे होने चाहिए। 1000 आउटलेट है आपके टेरिटरी में, आप प्लानिंग करते हो कि 1000 में से 300 आउटलेट पे तो मेरा ये ब्रांड होना ही होना चाहिए, 30% तो प्रेजेंस होनी ही होनी चाहिए, दैट इज योर टारगेट। या नया आउटलेट लॉन्च किया है तो नया एसक्यू लॉन्च किया है, तो आप ये कहोगे कि ये एसक्यू मेरा 30% या 40% आउटलेट पे तो मैं कवर करूंगा ही करूंगा, या फिर 90% ऑफ क्लास ए आउटलेट पे कवर करना ही है, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट। तो उसकी वजह से ना आपको पता चल जाता है कि आपकी ब्रांड विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कहां कहां आपको जाना है, एक आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। ऑलराइट, हाउ विल यू इंश्योर दैट द ऑर्डर्स आर डिलीवर्ड टू द रिटेलर्स? आपने ऑर्डर लिए रिटेलर से, वो ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले गए कि ये रिटेलर के पास ये रिक्वायरमेंट है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है नहीं देता, वो इंश्योर कैसे करोगे? सबसे पहले क्या है ना कि जब भी आप रिटेलर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको देखना है उसके आउटलेट में वो जो उसका लास्ट ऑर्डर था वो डिलीवर हुआ नहीं हुआ। डिलीवर नहीं हुआ तो वहीं से आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करो, पहले रिटेलर से डिस्कस करो कि यार ये क्यों नहीं हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसके बेसिस से पता चलेगा कि कहाँ कम्युनिकेशन गैप है। अगर कम्युनिकेशन गैप था तो फिर तभी की तभी डिलीवर कराओ, या डिस्ट्रीब्यूटर ने जानबूझ के डिलीवर नहीं किया तो फिर उससे जान लो कि क्यों नहीं दिया है। ऑलराइट, फिर हमें सबसे पहले ये देखना है कि ऑर्डर फुलफिलमेंट। आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, जो एसएफए पे ऑर्डर लिखते हो तो उसका ऑर्डर फुलफिलमेंट करो, जिससे कि वहीं पता चल जाए कि कौन से रिटेलर के पास ऑर्डर गया है, किसके पास नहीं गया है। इससे बहुत ही ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी आ जाती है। नाउ, हाउ विल यू एस्टिमेट द मार्केट पोटेंशियल ऑफ योर टेरिटरी? आप एक नई टेरिटरी में गए हो, ठीक है, तो आप उसके पोटेंशियल कैसे जानोगे? या फिर आप अपनी करंट कंपनी में जो टेरिटरी को हैंडल करते हो उसका मार्केट पोटेंशियल कितना है, आपसे इंटरव्यू ये पूछेगा तो आप कैसे एस्टिमेट करके बताओगे? तो क्या है ना, इसको एस्टिमेट करने के लिए 3 मेथड यूज करे जाते हैं। एक होता है बेंचमार्किंग, फिर होता है डीपीएल मेथड, डीलर पर लैक, फिर होता है पीसीसी मेथड, पर कैपिटा कंजम्पशन। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेथड या सबसे ज्यादा यूज्ड वाइडली यूज्ड मेथड होते हैं बेंचमार्किंग और डीपीएल मेथड। बेंचमार्किंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई मार्केट पोटेंशियल कोई एग्जिस्टिंग टेरिटरी का पता है, जहां पर कंपनी का बिजनेस कुछ सालों से हो रहा है, तो आपको उसका मार्केट पोटेंशियल पता है, तो उसी से रेलेवेंट जो आपकी टेरिटरी है ना उसका आप बता दोगे कि कितना है। करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि राजकोट की पॉपुलेशन 30 lakhs है, उसी से सिमिलर फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिटी है लखनऊ, उसका भी 30 lakhs है पॉपुलेशन, तो वो सेम हो गया। और लखनऊ का अगर हमें मार्केट पोटेंशियल पता है कि इतना 50 lakhs का होता है मंथली या 1 crore का होता है मंथली, तो हम उसके बेसिस पे ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि राजकोट का भी इतना होना चाहिए बिजनेस कंपनी का। करेक्ट, दैट इज बेंचमार्किंग, हमने एक बेंचमार्क ले लिया। ऑलराइट, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएल मेथड। ये सारे जो मेथड है ना मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, हाउ टू एस्टिमेट द मार्केट पोटेंशियल यूजिंग दीज 3 मेथड्स, तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अभी मैं उसको थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीपीएल मेथड कैसे होगा? अगर हमने पॉपुलेशन आगरा का लिया है 15 लाख है, ठीक है, डीपीएल नॉर्म अगर
कंपनी ने डिसाइड किया है, 12 मैंने ले लिया है, उसका डिसाइड किया है कि 200 होना चाहिए, 200 डीलर्स पर लाख, ठीक है, ये डीपीएल नॉर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स कितने हो गए, 15 इंटू 200, दैट इज 3000। तो आपके 3000 आउटलेट हो गए, और उन 3000 आउटलेट को मैंने एबीसी में क्लासिफाई कर दिया है। 20% ए क्लास है, 30% बी क्लास है, और 50% सी क्लास है। उसके बेसिस पे ए क्लास 600 हो गए, बी क्लास 900 और सी क्लास 1500। कंपनी का नॉर्म है कि जो ए क्लास आउटलेट है उस पे सेलिंग होनी चाहिए कम से कम 15,000 की, बी क्लास पे 10,000 की, सी क्लास पे 5,000 की। तो टोटल मार्केट साइज कितना होना चाहिए, 15,000 इंटू 600 प्लस 10,000 इंटू 900 प्लस 5,000 इंटू 1500। इनको अगर आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 2.55 करोड़। तो आपका जो मार्केट साइज, जो पोटेंशियल है, ये मोटा मोटी 2.5 करोड़ के अंदाजे में है। तो आपको इससे ना एक आइडिया लग गया कि हाँ यार, मेरा बिजनेस 2.5 करोड़ के करीब हो सकता है। अगर आपने ये सब नहीं किया होता तो आपको पता ही नहीं होता यार, 50 लाख करना चाहिए, 2 लाख करना चाहिए, 5 लाख करना चाहिए, 5 करोड़ करना चाहिए। अगर आपने 1 करोड़ करके बैठ गए होते तो आपको लगता है हाँ यार, 1 करोड़ हो गया, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको पोटेंशियल नहीं पता था। अब आपने पोटेंशियल जान लिए कि हाँ, 2.5 करोड़ के आसपास हो तो मेरा अच्छा है, राइट। उसके बाद आप मेहनत करोगे, ब्रांडिंग करोगे, विजिबिलिटी बढ़ाओगे, तो 2.5 का 3 5 भी होगा, राइट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्केट पोटेंशियल आना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हाउ मेनी आउटलेट्स आर प्रेजेंट इन योर टेरिटरी, कैन यू एस्टिमेट द कैटेगरी वाइज आउटलेट काउंट। आप अगर एचयूएल में हो और आपको डाबर में इंटरव्यू देना है, उसी सेम टेरिटरी के लिए, आप हो गुड़गांव में, गुड़गांव टेरिटरी के लिए आप डाबर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपकी करंट कंपनी में, जैसे आप गुड़गांव को केटर कर रहे हो, तो कितने आउटलेट्स हैं, आप कितने आउटलेट्स को करते हो। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो वो क्यों आपको हायर करेंगे, क्योंकि आपको अपने टेरिटरी के बारे में पता ही नहीं है। तो आपको अपनी टेरिटरी के बारे में ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, कितने रूट्स हैं, कितने आउटलेट्स हैं, राइट। फिर कैटेगरी वाइज कितने आउटलेट्स हैं, तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू फॉर द सेम टेरिटरी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द मेजॉरिटी ऑफ द आउटलेट्स, वेल वर्स्ड विद द मार्केट। You should be well versed. The interviewer can ask the count of retail outlets present in any particular area, ठीक है। You should also know rough figures. ऐसा नहीं है कि कोई एग्जैक्ट नंबर होगा कि यार एग्जैक्टली 756 होने चाहिए आउटलेट या कुछ। आप बोल दो 700 के अराउंड है, 1000 के अराउंड है, 500 के अराउंड है, एक बेसिक एस्टिमेट होना चाहिए आपके पास। ऑलराइट, फिर ये भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर, कैन यू मेंशन टॉप 5 to 10 आउटलेट्स अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू दे जनरेट इन एनी पर्टिकुलर कैटेगरी। आप डाबर कंपनी में हो, आप ये बताओ कि हनी कितने आउटलेट में बिकता है, ठीक है। आप ये बोलोगे कि 200 आउटलेट में बिकता है। अब ये पूछेंगे कि मुझे 5 आउटलेट ऐसे बता दो जो सबसे ज्यादा जनरेट करता है आपका रेवेन्यू हनी का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 5 आउटलेट कौन से, नाम दे दो कि वो ये 5 आउटलेट के नाम है कि जो सबसे ज्यादा डाबर हनी बिकता है। तो उनको इससे क्या पता चलेगा कि हाँ यार, इसको मार्केट की नॉलेज है, ये रिटेलर्स को भी जानता है, तो अगर मैं हायर करूंगा तो ये मेरा बिजनेस भी बढ़ा सकता है उन रिटेल आउटलेट्स पे। Alright, as discussed, knowing the top outlets in your territory is a must. That shows your market understanding and command over the market. The company prefers the salesman who knows his market in depth. Alright, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हो। बाकी कभी कभी क्या होता है ना कि आपको नॉलेज बहुत होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है, लेकिन ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है ना, मार्केट की ज्योग्राफी, ये सब जानना, ये अगर आपको नहीं आता, फिर बाद में आप सोचते हो कि मेरा इंटरव्यू कैसे क्रैक नहीं हुआ है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं हाउ विल यू क्लासिफाई द आउटलेट्स। यार, इतने सारे आउटलेट्स हैं एक टेरिटरी में, फॉर एग्जांपल 1000 आउटलेट्स हैं, उन 1000 आउटलेट्स को कैसे क्लासिफाई करोगे। सारे के सारे हमारे प्रायोरिटी पे नहीं हो सकते हैं, सारे के सारे बेस्ट नहीं हो सकते हैं, सारे के सारे बेकार नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई भी करेंगे। तो हम जनरली इनको 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। क्लास ए आपका कंट्रीब्यूट करता है 40% ऑफ द सेल्स। जो टॉप टू बॉटम अगर मैं रेवेन्यू के बेसिस पे क्लासिफाई करूं, मैं लिखूंगा फर्स्ट आउटलेट जो इतना कंट्रीब्यूट करता है, सेकंड आउटलेट इतना करता है। तो ऐसे मेरे 1000 रिटेल आउटलेट को मैं एक लिस्ट बना लूंगा, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है वो पहले आएगा, जो सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करता है वो लास्ट में आएगा। तो अब टॉप से जो 40% ऑफ द सेल होती है
उतने में जितने भी आउटलेट आ गए, चाहे वो 200 आए, 100 आए, 50 आए, 250 आए, वो सारे मेरे क्लास ए आउटलेट हो गए। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो 30% सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, वो क्लास बी हो गए। फिर उसके नेक्स्ट 20% जो सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो क्लास सी हो गया, और जो बाकी बचा 10% सेल, वो बाकी बचे आउटलेट, वो क्लास डी हो गए। तो ऐसे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हम क्लासिफाई करना चाहें तो आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे, उसकी मार्केट हिस्ट्री कितनी है, क्रेडिट कितनी हिस्ट्री अच्छी है, या उसकी एवरेज सेल्स कितनी हो रही है, उनके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी द मार्केट शेयर ऑफ योर करंट कंपनी एंड हाउ विल यू कम अप विद दैट नंबर? ऑलराइट, तो मार्केट शेयर होता क्या है? मार्केट शेयर होता है कि आपका बिजनेस कितना हो रहा है उस टेरिटरी में वर्सेस टोटल सेल्स इंक्लूडिंग ऑल द कंपनीज। ठीक है, वो मार्केट शेयर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपए का बिजनेस करते हो उस टेरिटरी में, टोटल 1000 का धंधा होता है, तो मार्केट शेयर कितना हो गया आपका? 10%। 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। ठीक है, 10% आपका मार्केट शेयर हो गया। तो वो परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए आपको ना कंपटीशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फॉर दैट यू हैव टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर्स मंथली सेल्स थ्रू रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, ब्रांडिंग कैसी हो रही है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के, कॉम्पिटिटर के, उनका एवरेज वैल्यू कितना हो रहा है। तो आप सबसे पहले जानोगे कि मेरे टॉप 4 to 5 कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, उन कॉम्पिटिटर्स के कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अपॉइंटेड, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का एवरेज मंथली सेल्स कितना होता है, रिटेलर्स से पता करो, रिटेलर्स के विजिबिलिटी चेक करो, उसमें कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पड़े हैं, कितने सारे पड़े हैं। तो उससे एक आप रफ फिगर पे आ जाओगे कि हाँ यार, इनका इतना बिजनेस होता है, और आपको अपना तो बिजनेस पता ही है, तो उसके बेसिस पे आप मार्केट शेयर कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एसकेयू। एसकेयू क्या होता है? एसक्यू इज स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आपका लोएस्ट लेवल होता है प्रोडक्ट रेंज का। आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका जितना जो लोएस्ट लेवल है ना, वो एसक्यू है। फॉर एग्जांपल, जो कोलगेट का टूथपेस्ट है, वो 50 ग्राम का भी आता है, 5 ग्राम का भी आता है, 100 ग्राम का भी आता है। तो जितने भी होते हैं ना, 5 ग्राम कोलगेट टूथपेस्ट इज वन एसक्यू, 50 ग्राम कोलगेट टूथपेस्ट इज सेकंड एसक्यू। ये सारे अलग अलग एसक्यू हैं। ये नहीं है कि कोलगेट टूथपेस्ट है तो 50 ग्राम या 100 ग्राम जो भी हो, सारे एक एसक्यू हैं, सब अलग अलग हैं। और अगर 50 ग्राम कोलगेट टूथपेस्ट है ना, अगर इसके अलग अलग कलर में भी आता हो, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का अलग आता है, येलो का आता है, तो वो भी अलग अलग एसक्यू हो गए। अगर एक भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, वो एक अलग अलग एसक्यू कहलाए जाएंगे। ऑलराइट, अब हमें एसक्यू का मतलब तो पता है, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आप अपनी करंट कंपनी में हाउ मेनी एसक्यूज यू सोल्ड। आपने अपनी करंट कंपनी में कितने एसक्यू बेचे हैं, हाउ मेनी एसक्यूज जनरेट 80% ऑफ योर सेल। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहे हैं तो क्या बताओगे? You should know how many SKUs on an average you have sold in your current organization. Second, what are the hero articles that you have sold and how many SKUs generally contribute to the 80% of a sale. आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने 100 SKU ऐसे बेचे होंगे, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, अप्रोक्स हो जाएगा या 10, 20, 50, 100, 150। ठीक है, तो कितने SKU आपने बेचे हैं ऑन एन एवरेज, उनमें से कौन से हीरो आर्टिकल हैं जिनकी वजह से मेरी 80% की सेल हो रही है। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, अगर हम पेरेटो रूल अप्लाई करते हैं, पेरेटो क्या कहता है, इट इज 80-20% रूल। वो कहता है कि आपकी 80% सेल 20% एसक्यू से जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये 20% एसक्यू कौन से हैं ये बताने हैं, कि यार मेरे ये जो 5 एसक्यू है ना, फॉर एग्जांपल डाबर में हनी बहुत फेमस है, हनी की सेल बहुत अच्छी है, तो आप ये बोलोगे एक तो डाबर हनी से मेरा 5% का सेल आ रहा है, फिर दूसरे कोई XYZ प्रोडक्ट से आपका 5% आ रहा है, ऐसे टोटल 20% ऐसे एसक्यू हैं जिनकी वजह से मेरा 80% सेल हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, डायनेमिक्स। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है हाउ विल यू कन्विंस द रिटेलर टू बाय डाबर हनी इंस्टेड ऑफ पतंजलि हनी। रिटेलर तो क्या है कि जो कंज्यूमर की नीड होगी वो रखेगा, वो कहेगा कि यार मेरे को तो पतंजलि हनी की ज्यादा डिमांड आती है, मैं डाबर हनी नहीं रखूंगा, पतंजलि हनी रखूंगा। तो आप उसको रिटेलर को कन्विंस कैसे करोगे? आप डाबर से हो, आपको डाबर हनी बेचना है, राइट? तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ सही गलत कुछ नहीं है इसमें। डाबर हनी भी रखेगा वो, पतंजलि भी हनी भी रखेगा, जो कंज्यूमर को चाहिए वो रखेगा। ठीक है, तो आपको कन्विंस कैसे करना है?
सबसे पहली बात तो पतंजलि हनी चीपर है डाबर हनी से, तो ये आपके अगेंस्ट जा रहा है। तो वो तो कहेगा कि पतंजलि हनी सस्ता भी है, साथ में कंज्यूमर की नीड भी है, तो फिर मैं रखूंगा पतंजलि हनी। लेकिन आपको कहीं और फोकस शिफ्ट करना है। ठीक है, वो फोकस क्या है? वो फोकस ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट में ऐसा क्या है डाबर के कि वो डाबर का ही लेगा। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन द मार्जिन वी विल गेट ऑन सेलिंग डाबर हनी। क्या होता है कि जो मार्जिन हैं, आप ये बोलो कि डाबर हनी बेचने पे आपको ये इतना मार्जिन मिलेगा, पतंजलि में आपको इतना मिल रहा है, 1% 2% का भी फर्क है तो वो रिटेलर डाबर हनी पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि बाकी रिटेलर्स है ना, वो भी डाबर हनी बेच रहे हैं, उनके परसेंटेज इतने अच्छे बिक रहे हैं, कस्टमर बार बार ले रहे हैं, उसके वजह से आपके बाकी प्रोडक्ट्स भी बेच पा रहे हैं। तो आपको एक स्टोरी बिल्ड करनी है। आपको ये समझाना है कि पूरी दुनिया खरीद रही है, वो आप भी खरीदो, जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल है। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आप डाबर हनी रखोगे तो आपका डाबर हनी के साथ साथ आपके जो बेकार प्रोडक्ट है जो नहीं बिक पा रहे हैं ना, वो भी बिक जाएंगे। इसमें साथ साथ एक इमोशनल एंगल डाल दो। ये बोलो कि यार डाबर हनी की जो क्वालिटी है ना, वो पतंजलि हनी से थोड़ा बेटर है। तो आप एक कुछ अच्छा कॉज कर रहे हो, आप कम्युनिटी को अच्छा दे रहे हो कि आप अच्छी चीज बेच रहे हो, गुड गुड क्वालिटी, राइट। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शो देम द कंपनी प्लान्स ऑफ डाबर हनी। आप ये बोलो कि हम फ्यूचर में डाबर हनी की ब्रांडिंग करने वाले हैं इस एरिया में। आप जैसी डाबर हनी की ब्रांडिंग करोगे, सिंपल है, ब्रांडिंग करते ही जो कस्टमर है ना, एंड कंज्यूमर जो है, वो आपको डाबर हनी के लिए ही पूछेगा। तो जैसी ही ब्रांडिंग होगी तो डाबर हनी की डिमांड बढ़ेगी, डाबर डाबर हनी की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी जो ऑफटेक होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सिंपल है, आप उनको ना एक स्टोरी बिल्ड करो, एक उनको उनके दिमाग में ना एक विजुअलाइजेशन बना दो कि हाँ यार ये बेस्ट है। ऑलराइट, तो ये जो बेसिक बेसिक चीज है ना, आप उनको एक स्टोरी बिल्ड करके बताओ कि आप इसलिए खरीदो, तो वो खरीदेंगे। अब हम आते हैं क्यूपीएस और वीपीएस। वीपीएस क्यूपीएस होता क्या है? सिंपल है, ये स्कीम से रिलेटेड है। क्यूपीएस होता है क्वांटिटी परचेज स्कीम, वीपीएस होता है वैल्यू परचेज स्कीम। जब भी स्कीम आती है ना, तो वो या तो क्वांटिटी पे आएगी या वैल्यू पे आएगी। क्वांटिटी मतलब कि आप 25 पीसेस खरीदने पे 2% की स्कीम ले लो। वैल्यू क्या होता है, 1 लाख का माल खरीदने पे 2% का डिस्काउंट ले लो, तो ये वैल्यू हो गई। स्कीम ऑफर्ड ऑन परचेजिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज क्वांटिटी परचेज स्कीम। Schemes offered on value purchased in a given duration is value purchase scheme. Simple. Alright. अब हम आते हैं, डू यू थिंक एसएफए हेल्प इन इंप्रूविंग सेल्समैन प्रोडक्टिविटी। अब हम आ गए केपेबिलिटी बिल्डिंग पे। ये आखिरी पॉइंट है हमारा इस पर्टिकुलर चैनल पे। ठीक है ना, तो डू यू थिंक एसएफए हेल्प्स इन इंप्रूविंग सेल्समैन प्रोडक्टिविटी, आप बताओ। देखो, एसएफए में आप टीसी, पीसी, प्रोडक्टिविटी परसेंटेज, इको, सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, आपने ट्रैक तो कर लिया, उससे आपकी इंप्रूवमेंट क्या होगी? आप पता है क्या है इंप्रूवमेंट कैसे होगी? आप एलपीएससी जान पाओगे अपना। जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं आप उन पे जाओगे, आप देखोगे कि 5 आर्टिकल बेचे हैं, 10 आर्टिकल बेचे हैं, 10 12 बेचे हैं। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा ना, आप समझ जाओगे कि हाँ यार मैंने इस आउटलेट पे कम आर्टिकल बेचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आउटलेट है जो हर बार आपसे 10 आर्टिकल खरीदता है, इस बार आपने 5 बेचे हैं, तो आपको समझ आ गया ये 5 का गैप है। तो इसके वजह से आप नेक्स्ट टाइम बेचोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कोई ऐसा आउटलेट है जहां पर 3 4 तो वो ले ही लेते हैं आर्टिकल, लेकिन इस बार एक भी आर्टिकल नहीं लिया, तो प्रोडक्टिविटी वहां 0 है। तो आप उसको ये बोलो कि आपकी यहाँ पर 3 आर्टिकल तो बिकते ही बिकते हैं, आप ये मुझसे 2 आर्टिकल खरीद लो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, तो आपको बस डेटा को कैप्चर करना है, आपको समझना है कि डेटा मेरा कहाँ गैप है, और फिर उन गैप्स को टारगेट करो। और साथ के साथ एसएफए कैन सजेस्ट द ऑर्डर्स एज वेल व्हेन यू आर एट द रिटेल आउटलेट्स। आपको ये सजेस्ट करेगा कि इस आउटलेट पे ये आर्टिकल बिक सकता है एज पर द हिस्टोरिकल डेटा। अगर वो नहीं भी ले रहा है आर्टिकल, तो आप उसको बोलो कि यार आपने इतने सारे आर्टिकल, इतने पुराने, इतने 6 7 महीने से आप लेते आ रहे हो, हर बार बिक रहा है, तभी आप बार बार खरीदते हो, तो इस बार क्यों नहीं खरीद रहे हो? तो आप उनको एक आइडिया दो, उनको समझाओ रिटेलर को कि यार ये आर्टिकल आपके यहाँ बिकता है, आप रखो। साथ के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपके साथ, आपके रिटेलर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो आप बोलो कि यार मेरे कहने पर ये वाला आर्टिकल जो अच्छा है, जेन्युइनली आपको पता है कि बिकेगा, आप उसको बोलो कि यार मेरे कहने पे ये रखो, अगर नहीं बिका मैं ले लूंगा।
क्योंकि आपको पता है, कॉन्फिडेंस है कि पक्का बिकेगा, तो आप उसको बोल सकते हो और वो रखेगा। ऐसे ही आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। अब अब आते हैं, इज इट इंपॉर्टेंट टू ट्रैक इको? इको हमने जैसे बोला, इट इज इफेक्टिव कवरेज आउटलेट, इट इज अ मैट्रिक दैट डिफाइंस द नंबर ऑफ आउटलेट्स out of total number of outlets on a route that are making at least one sales memo in a month। ठीक है, एक महीने में अगर वो एक भी सेल्स मेमो बन रहा है तो मतलब वो इको हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेट्रिक जो है बताता है कि नंबर ऑफ एक्टिव आउटलेट्स कितने हैं उस रूट पे। अगर 40 आउटलेट है उस रूट पे, उस रूट की इको आ रही है 20, तो मतलब कि 20 आउटलेट ऐसे हैं जहां पर एक भी बिलिंग नहीं बनी है। ठीक है ना? तो अब हमें उन 20 इनएक्टिव आउटलेट्स को देखना है कि क्यों नहीं बिल बन रहा। तो उससे हम डीप डाइव जाएंगे तो 20 आउटलेट में पता चलेगा कि 5 आउटलेट पे हमने फोकस ही नहीं किया। 5 आउटलेट पे बिल करेंगे तो उससे एक सेल एक्स्ट्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे लिए इको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, अब हम आते हैं, हाउ विल यू एनालाइज द एसएफए डेटा एंड व्हाट इनसाइट्स वुड यू जनरेट? एसएफए डेटा को ले तो लिया है, एनालाइज कैसे करोगे, इनसाइट्स कैसे जनरेट करोगे? SFA, Salesforce automation, it is used to get order booking data. All right. Salesman will visit the retail outlet that are mentioned in his beat. एक बीट है 40 आउटलेट्स की, वो उन आउटलेट्स पे जाएगा। हर आउटलेट पे ही विल ट्रैक। ठीक है, उसमें क्या होगा, SFL will track his daily routine, his discipline, all the metrics such as TC, PC, eco, लाइन पर सेल्स कॉल, ये सारे मेट्रिक्स ट्रैक होंगे। ठीक है, उसका लॉग इन टाइम ट्रैक होगा, लॉग आउट टाइम ट्रैक होगा, कितने टाइम वो एक आउटलेट पे रहा है वो ट्रैक होगा, उससे एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। ऑलराइट, उससे एक और चीज क्या पता चलेगी कि वो कितने टाइम मार्केट में है, कितना प्रोडक्टिविटी आ रही है, कितना इको है। ये सब चीजें हैं ना, उसके बेसिस पे वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है, एनहांस कर सकता है। और अगर सेल्समैन जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है तो उसकी जो मेहनत है वो दिखेगी इसमें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डेटा कैन बी सिंक्ड विद द डिस्ट्रीब्यूटर डेटा एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट कैन बी ट्रैक्ड। जब आपका ऑर्डर बुकिंग होता है तो वो जो ऑर्डर बुकिंग का डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकता है, सिंक हो जाएगा उसके साथ। एक बार सिंक हो जाएगा तो आप जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे तो वो ऑर्डर फुलफिलमेंट भी कर सकते हो कि कितना ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दे दिया, कौन सा नहीं गया है तो कौन सा जा सकता है। ऑलराइट, SFA can also be used to analyze the performance of the salesman। जैसा कि कहा, अगर आप TC PC को सब मेंटेन कर रहे हो तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसा आप कर रहे हो। राइट, और साथ के साथ इंटरव्यूअर को आप बताओगे ना कि ये सब चीजें अच्छी हैं सेल्समैन के लिए, तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहेगा कि हाँ यार, सेल्समैन SFA एप्लीकेशन से डर नहीं रहा है, ही इज इन फेवर ऑफ SFA बिकॉज फ्यूचर इज डेटा। हर जगह, हर कंपनी, चाहे वो छोटी हो, SME हो, मिड साइज, मीडियम साइज या फिर लार्ज साइज कंपनी हो, हर जगह SFA लगना ही है। ठीक है, तो सेल्समैन को इसके साथ अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है पहले से SFA में, तो वो एक एड ऑन हो जाएगा कि हाँ यार, इसको SFA ऐप भी यूज करनी आती है, इसको काम करना आता है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे, कैन DMS हेल्प यू इन इवेल्युएटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक एंड इफ इट कैन हेल्प इन सजेस्टिंग द बुकिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले तो हमें जानना है DMS क्या है। DMS होता है डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या बताता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कितने रिटेलर्स को बिल कर रहा है, क्या क्या बिल कर रहा है, वो सारा DMS में ट्रैक होगा। ठीक है, अब उस DMS से आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉक? यस, DMS can track the inventory levels and help in suggesting the order on the basis of historical data. DMS can provide the sales data of each retailer that will help in improving the performance of the retailers। कोई ऐसे रिटेलर्स होंगे जिनका बिजनेस 50,000 का होता है मंथली। ठीक है, 2-3 महीने ऐसे हो गए जहां पर 20-20 हजार का कर रहा है वो। फिर अगर आपने वो हिस्टोरिकल डेटा समझ लिया, DMS के थ्रू आपने डेटा निकाला और देखा, आप ये डिस्कस कर सकते हो रिटेलर के साथ, यार आप 50,000 का करते हो हर महीने, 2 महीने से 20-20 हजार का करते हो, ये तो या तो डेलिब्रेट है या उसको समझ ही नहीं आया रिटेलर को। तो रिटेलर को लगता है अच्छा हाँ यार, 50,000 का मैं करता हूँ, 20,000 का क्यों हो रहा है। तो वो देखिएगा कौन से ऐसे SKUs हैं जिनकी वजह से, जो ना खरीदने की वजह से
50 की जगह 20,000 का सेल हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर डीप डाइव करेंगे कौन से ऐसे एसक्यू हैं, फिर उन एसक्यूज का डिटेल निकालेंगे और फिर उसको बताएंगे कि यार ये एसक्यूज थे जो आपको लेने चाहिए। फिर वो कहेगा ठीक है यार ये वाले तो बिकते हैं, आप ये बिल कर दो, तो आपकी सेल बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से ये सजेस्ट करता है कि कौन सा ऑर्डर आपको बुक करने चाहिए। DMS gives the data SKU wise. You can get the suggestions on what to bill according to the shortage of any particular article. ठीक है, तो होलिस्टिकली देखा जाए तो DMS और SFA आपका एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है जिसके थ्रू आपको ऑर्डर्स पता चल जाते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी इन्वेंट्री लेवल पता चल जाती है, क्या चाहिएगा उसको, वो एडवांस में वो ट्रैक कर सकते हैं। तो इट इज अ वेरी हेल्पफुल सिस्टम। तो अब हमने अवेयरनेस के बारे में पढ़ा है, आपका नॉलेज बेस क्या है। हमने ये पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर फ्रेमवर्क, सेल्स डिलीवरी, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग। तो इस वीडियो में इतना ही था, अवेयरनेस के बारे में हमने समझा, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एबिलिटी के बारे में, क्या स्किल सेट चाहिए होते हैं और उसको कैसे होन करें, कैसे बढ़ाएं, अपसेलिंग कैसे करनी चाहिए, नेगोशिएशन कैसे करना चाहिए, प्लान कैसे करें, और फिर एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, तो कैसे उसको फोकस में लाएं, नेटवर्क कैसे बढ़ाएं, नेवर से नो एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसे लाएं अपने थॉट प्रोसेस में, अपने मेथोडोलॉजी में, विजनरी होना चाहिए हमारा माइंडसेट। ठीक है, अगर हमारे कंपनी के गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं कुछ की 20% से ग्रो करना है, 25% से ग्रो करना है, तो हमारा भी एटीट्यूड उसी लेवल पे होना चाहिए कि हाँ हमें भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एबिलिटी के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे रेज्यूमे बिल्डिंग के बारे में कि हमें रेज्यूमेस कैसे बनाने होते हैं, कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो होने चाहिए रेज्यूमे में जिससे आपका जो रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और कुछ जाना है इंटरव्यू के बारे में तो प्लीज कमेंट करिए इस वीडियो पे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।